हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कक्षा 6 का जिज्ञासा बुक का दूसरा अध्याय है ना, जिज्ञासा मतलब विज्ञान के जो दूसरा अध्याय है सजीव जगत में विविधता, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक ना, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ना उन सभी का उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक ना, देखिए कहाँ पे प्रश्न आपको दिख जाएंगे, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सबसे लास्ट में इस अध्याय जब समाप्त होता है तो आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना, और देखिए अगर आप लोग ये अध्याय पढ़ना चाहते हैं, एक एक लाइन को पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम एक एक लाइन को पढ़कर एक्सप्लेन कर देंगे, एक एक लाइन को समझा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये अध्याय आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, देखिए जब आगे ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, बुक के पेजों को पलटिएगा तो आपको आगे प्रश्न मिलेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आइए और अधिक सीखे। उसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम इसको लिख कर लाए हैं, इसको हम दिखा देते हैं। आपको 2 प्रकार के यहाँ पे क्या क्या पौधे दिख रहे हैं, तो एक गेहूं का पौधा दिख रहा है, एक राजमा का, मतलब बीज दिख रहा है, मतलब बीज दिख रहा है, लेकिन आपको बताना है कि इनके पौधों की जड़ों, मतलब इनके पौधा जब ये हम लोग जमीन में इसको लगाएंगे, पौधा को इसको रोपेंगे बोल सकते हैं, तो हमें किस प्रकार का जड़ मिलेगा, इन पौधों का जड़ किस प्रकार का मिलेगा, और साथ ही साथ पत्तियों के शिरा विन्यास किस प्रकार का मिलेगा। मतलब पत्तियों में जो ये आप लोग ऐसे ऐसे रेखा देखते होंगे वो किस प्रकार की होगी, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो चलिए हम इसका आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए उत्तर में आपको क्या लिखना है, लिखना है गेहूं और राजमा के पौधों की जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे जड़, और जड़ में लिखेंगे पहले गेहूं के बारे में, उसके बाद राजमा के बारे में। तो देखिए गेहूं का जड़ कैसा होता है, तो यह एक बीज पत्री पौधा है जिसकी जड़ें झाकड़ा यानी रेसादार होती है। जैसे आप लोग गेहूं के पौधा को जरूर कभी ना कभी देखे होंगे, अगर आपके खेत में हो तो आप उसको उखाड़ेंगे ना तो देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ से पौधा जमीन है, ठीक ना, ये जमीन है और ऊपर पौधा है, तो नीचे आप देखेंगे तो ऐसे 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 बहुत सारे जड़ होंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशेदार जड़। ठीक ना, रेशेदार जड़ या फिर जकड़ा जड़। ठीक ना, लेकिन अगर आप लोग राजमा को देखे होंगे तो राजमा यह एक द्विबीजपत्री पौधा है जिसकी जड़ें मूसला जड़ होती है। मतलब इसमें क्या होगा ना कि मान लीजिए जमीन है और यहाँ पे राजमा आपने लगाया है, तो एक जड़ तो ऐसे लंबा होगा और इसी में से छोटे 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 जड़ निकलेंगे, फिर इसमें से छोटे 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 जड़, फिर इसमें से, लेकिन आपको दिख जाएगा कि एक वाला जड़ लंबा है, लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं होता है। तो यही होता है जड़ों के बारे में। मतलब आपको ऐसे ही लिखना है कि जो गेहूं का जड़ होता है वो झकड़ा होता है, लेकिन जो राजमा का जड़ होता है वो मूसला जड़ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जड़ के बारे में आपने अंतर बता दिया। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा था, यहाँ पे क्या पूछा था कि पत्तियों के शिरा विन्यास में क्या अंतर है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा कि पत्तियों, क्या लिखिएगा कि पत्तियों का शिरा विन्यास, और इसके बाद लिखिएगा गेहूं के पत्ती के बारे में और उसके बाद राजमा के पत्ती के बारे में। ठीक ना, तो लिखिएगा कि इसकी पत्तियों का शिरा विन्यास समांतर होता है, जहां पत्तियों में रेखाएं एक समांतर तरीके से होती है। ठीक ना, मतलब आप लोग ऐसे पत्ती को देखे होंगे, किसी ना किसी पत्ती को, ठीक ना, ऐसे देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक ऐसे बीच से रेखा होगी और इसी में से एकदम समांतर 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 ऐसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक ना, इसको हम एक बार और बना दें। देखिए मान लीजिए कि ये पत्ती हो गया, ठीक ना, इसमें एक ये लंबा रहेगा और इसी से एकदम बराबर 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 एकदम माप के निकले होंगे, तो ये क्या होंगे, ये समांतर होंगे। ठीक ना, ये समांतर हुए। अब जब राजमा के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए इसकी पत्तियों का शिरा विन्यास जालाकार, मतलब एकदम जाल जैसा, जाल आप लोग मछली बनाने वाला देखे हैं ना, उसमें कोई भी फंस जाएगा, एकदम मतलब फंसने युक्त होता है, एकदम जाल जैसा होता है, जिसमें पत्तियों में जाल की तरह रेखाएं होती है। ठीक ना, मतलब जैसे कि ये कोई पत्ती है, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा ना कि एक ऐसे निकलेगा
और इसी में से एक और एक और एक और, मतलब ऐसे निकलेगा ना कि एकदम जाल की तरफ चारों ओर फैला हुआ रहेगा। लेकिन अगर यही क्या रहेगा, यही समांतर रहेगा तो आपको एकदम अच्छा भी देखने में ऐसा लगता है। जैसे आप केला को देखेंगे, केला के पत्ती में क्या होता है कि समांतर उसके शिरा विन्यास होते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से इन दोनों का आंसर लिख लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है, ठीक ना। जब इतना आप लोग लिख लेंगे तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ये वाला लिख लेना है, ठीक ना। यहां से लेकर यहां तक लिख लेना है, ठीक ना। तो बाकी चलिए, जब इतना कर लीजिएगा ना तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना। देखिए आप अपने बुक को ओपन करके रखेंगे, ठीक ना। आप अपने बुक को ओपन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिखाई देगा। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, ठीक ना। आप लोग देखेंगे यहाँ पे घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, ये सब जंतुओं के नाम दिए गए हैं। उनके आवाज के आधार पे समूह बनाइए। अब क्या करना है कि ये कहाँ पे रहते हैं, मतलब जमीन पे, पानी में, या फिर आसमान में उड़ते हैं, या फिर दोनों जगह रहते हैं, ठीक ना। तो इसके आधार पे आपको क्या बनाना है, समूह बनाना है। चिन्हित खंड क में जलीय जंतु, मतलब क आपको दिखेगा। अगर इस प्रश्न को पूरा ढंग से देखेंगे आप अपने बुक में, ठीक ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये गोला बनाया गया है। एक खंड क है, एक खंड ग है, ख है और एक ग है, ठीक ना। तीन खंड यहाँ पे बनाए गए हैं और उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। चलिए समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि चिन्हित खंड क में जलीय जंतु के नाम लिखना है। मतलब इस सब जंतु में से कौन कौन सा जंतु जल में रहता है, यानी पानी में रहता है, आपको ये बताना है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि कौन कौन सा जंतु पानी में रहता है उसको आप लोग क्या करेंगे, खंड क में लिख देंगे, ठीक ना। जैसे बताइए घोड़ा पानी में रहता है नहीं रहता है, तो इसको क में नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ख में, क्योंकि कहा है कि चिन्हित खंड ख में थलीय जंतु, थलीय मतलब जो जमीन पे रहते हैं, थल मतलब जमीन, तो जो जमीन पे रहते हैं उनको ख में लिखना है। नाम लिखिए, ठीक ना, मतलब उनका नाम लिख देना है। खंड ग में आप यहाँ पे देखेंगे, खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। मतलब चलिए अब हम आपको इस पे समझाते हैं, ठीक ना। जैसे प्रश्न में क्या बोला है आपसे, प्रश्न में बोला है कि जो हम आपको यहाँ पे नाम दिए हैं ना, यहाँ पे कुछ नाम दिया है जानवर का। जैसे यहाँ पे इसने नाम दिया घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, हवेल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। तो इन सभी का नाम आपको क्या करना है, इन सभी का नाम आपको इसमें लिखना है। और इसमें जो क है ना, जो क है उसमें आपको किस चीज का नाम लिखना है, तो जो जमीन पे रहते हैं, सॉरी जो पानी में रहते हैं उनका नाम लिखना है। यानी जलीय जंतु का क में लिखना है, ख में आपको किसका नाम लिखना है, थलीय जो जमीन पे रहते हैं उनका नाम लिखना है, और ग में जो जमीन पे भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, सॉरी जो जमीन में पर भी रहते हैं यानी थल पे रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनका नाम ग में लिखना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, डॉल्फिन लिखिएगा। डॉल्फिन जो है ना वो पानी में रहती है, ठीक ना। डॉल्फिन जो है वो क्या रहती है, पानी में रहती है। तो इसमें आप लोग को क्या लिखना है, डॉल्फिन लिखिएगा, हम लिख कर लाए, उसके बाद हवेल लिख दीजिएगा, ठीक ना। उसके अलावा देखिए ख में आप क्या लिखिएगा, घोड़ा लिखिएगा, भेड़ लिखिएगा। आप अपने बुक में उस सभी नामों को देखते जाइए, हम सभी को लाइन बाय लाइन बता देते हैं, ठीक ना। जैसे आपके बुक में पहला नाम दिया है घोड़ा, तो घोड़ा को आप क में लिखेंगे या ख में, बताइए। तो घोड़ा को ख में लिखेंगे। उसके बाद है डॉल्फिन, डॉल्फिन को आप इसमें लिखेंगे, ठीक ना। उसके बाद है मेढक, मेढक को आपको ग में लिखना है, क्योंकि मेढक पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, यानी दोनों जगह रहता है। तो उसको किस में रखना है, तो उसको ख में लिखना है, तो सॉरी ग में लिखना है, तो ग में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद भेड़ को आपको किस में लिखना है, ख में लिखना है। उसके बाद मगरमच्छ, मगरमच्छ कहाँ पे रहता है आपको पता है, मगरमच्छ पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, तो उसको भी आप लोग ग में लिख देंगे मगरमच्छ को, ठीक ना। गिलहरी जमीन पे रहती है, इसमें लिखिए। हवेल जो है वो हमेशा पानी में रहता है, इसमें लिखिए क में। केचुआ जो होता है ना, केचुआ वो होता है जमीन पे रहता है, तो इसमें लिखेंगे। कबूतर भी जमीन पे रहता है, इसमें लिखेंगे।
कछुआ, कछुआ दोनों जगह रहता है, इसमें रखेंगे, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लिख कर लाए, आपको दिखा देते हैं। आप अपने मस्त कॉपी में ऐसे जैसे बुक में आपके बनाया है ना, ठीक वैसे ही बनाएंगे और मस्त क्या करेंगे, इसमें जलीय जीव को लिख देंगे, इसमें थलीय जीव को लिख देंगे और इसमें दोनों जगह पाए जाने वाले जीव को लिख देंगे, ठीक ना। बाकी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन से किस वाले भाग में आपको लिखने हैं, ठीक ना। देखिए खंड क में कौन कौन सा नाम लिखेंगे, खंड क में आप जलीय जंतु का नाम लिखेंगे तो डॉल्फिन हवेल लिख लेंगे, ठीक ना। खंड ख है उसमें थलीय जंतु का नाम लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, कछुआ, ठीक ना। सॉरी केचुआ, केचुआ हो जाएगा, कछुआ नहीं लिखना है आपको इसमें, ठीक ना। और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जो ग है ना, ग में आपको केचुआ को कछुआ को लिखना है, ठीक ना। तो ग में क्या लिखेंगे, जो दोनों आवासों में जंतु रहते हैं, जैसे मेढक पानी में भी रह जाएगा जमीन पे भी रह जाएगा तो इसको ग में लिखना है। मगरमच्छ भी पानी में भी रह जाएगा जमीन पे भी रह जाएगा, कछुआ भी पानी में भी रहता है जमीन पे रहता है, तो इन तीनों को आपको ग में नाम लिखना है, ठीक ना। तो शायद आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आप अपने बुक में देखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न को पढ़िए, आपके बुक में दिख रहा होगा। देखिए तीसरा प्रश्न है कि मनु की माँ को एक शाक वाटिका है, ठीक ना। शाक वाटिका मतलब क्या होता है ना, कि जहाँ पे सब्जियां बोई जाती है तो उसे हम लोग शाक वाटिका या फिर किचन गार्डन भी बोल सकते हैं, ठीक ना। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली क्या है, एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई देगा। मतलब ना वो मतलब बोलती है, किससे बोलती है, मनु की माँ मनु से बोलती है कि जो मूली है ना एक प्रकार का जड़ है, और बोलती है कि इसको मतलब आपको देखना है कि यह किस प्रकार का जड़ है। तो आप देखेंगे कि यह मूसला जड़ होता है, मतलब एक मोटा सा जड़ होगा और उसी में से छोटा छोटा जड़ निकलता है तो उसे हम लोग मूसला जड़ बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, लिखिएगा इसके उत्तर में कि मूली की जड़ मूसला जड़ होती है, जो कि हमने आपको बताया कि एक मोटा सा जड़ होगा उसी में से छोटा 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 निकला होगा। ठीक वैसे ही गाजर का भी एक मोटा सा जड़ होता है, उसी में से छोटा 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 निकला होता है। गाजर और मूली लगभग सेम ही दिखते हैं, बट जो गाजर होता है वो क्या होता है, लाल होता है, ठीक ना। लाल या फिर पीला टाइप पे आपको दिखेंगे, ठीक ना। उसके आगे चलिए कि जो एक मुख्य जड़ से मिलकर बनी होती है और इससे छोटे छोटे जड़ निकलती है, जो कि हमने आपको बताया। इस प्रकार की जड़ें उसके आगे लिखिएगा कि मिट्टी में गहराई तक जाती है और पौधों को मजबूती प्रदान करती है। मूली के पौधे की पत्तियों में जालाकार मतलब जाल के जैसा क्या होता है, सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें पत्तियों की सिराएं जाल की तरह फैली होती है, जहां मुख्य सिरा से कई छोटे छोटे सिराएं निकलती है। यह सिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व और पानी के संचार में सहायक होता है, ठीक ना। देखिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, ठीक ना। और इसी के आगे अभी इतना ही नहीं है बल्कि थोड़ा सा और आगे है, आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक ना। बाकी चले हम अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न को चलिए हम बुक में पहले देखते हैं, उसके बाद फिर इसके आंसर को हम आपको बताएंगे, ठीक ना। देखिए चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें। ये जो बकरी है वो पर्वत में पाई जाती है, ये वाली बकरी मैदान में पाई जाती है, मतलब समतल भूमि की तरफ, ठीक ना। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। इनके बीच क्या क्या एक जैसा आपको दिख रहा है और अंतर क्या आपको अलग दिख रहा है, ठीक ना। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों का क्या कारण है, जो आपको अलग चीज इन दोनों में दिख रहा है उसका क्या कारण है, ठीक ना। तो देखेंगे पर्वतीय बकरी के सर पे
और उसके बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल दिखेंगे। लेकिन मैदान में पाई जाने वाली, समतल भूमि पे पाई जाने वाली बकरी जैसे आपके गांव घर में होगी, तो उन बकरियों को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, बाल बहुत कम होगा, ठीक ना। यही आप कश्मीर साइड चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, तो उधर क्या है ना कि बहुत सारे पर्वत हैं, तो आपको ऐसे बकरियां दिखेंगी, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग को आंसर में क्या लिखना है, तो चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं, ठीक ना। देखिए तो चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले आपसे पूछा है कि समानताएं बता दीजिए, कि मतलब एक चीज एक जैसा आपको क्या दिखता है, ठीक ना। सबसे पहले यही चीज पूछा है ना कि आप समानताएं बताइए कि एक जैसा क्या दिखता है, ठीक ना। तो लिखिएगा समानताएं में आप लोग क्या लिखिएगा कि दोनों ही बकरियां चार पैर वाली अस्तनधारी जीव है। अस्तनधारी मतलब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा कि दोनों का शरीर बालों से ढका होता है, ठीक ना। पहला समानता है, ये हो जाएगा दूसरा समानता है, और ये हो जाएगा तीसरा समानता है। दोनों का शरीर बालों से ढका होता है, ठीक ना। दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर रहती है और चढ़ती है, मतलब ये क्या करती है कि अपना भोजन पौधों को बनाती है, मतलब पौधों को ये क्या करती है, खाती है, ठीक ना। ये जीव जंतु को नहीं खाती है, ऐसा नहीं कि मछली मुर्गा ये सब खाती है, नहीं, ये पौधों को खाती है। किस चीज को खाती है, पौधों को खाती है, ठीक ना। तो ये समानताएं हो गए, इन दोनों के बीच ये समानताएं हो गए। आपसे एक चीज और पूछा था कि इनके बीच अंतर क्या है, इनके बीच अलग आपको क्या दिख रहा है, तो उसके लिए आप लोग लिखिएगा कि अंतर, ठीक ना। अंतर लिखने के बाद आप लोग को लिखना है पहला अंतर क्या है, तो पर्वतीय बकरी का शरीर घने और लंबे बालों से ढका होता है, ठीक ना। आप लोग अपने बुक में देखें, पर्वतीय बकरी के बॉडी पे, शरीर पे बहुत सारे बाल आपको दिख रहे हैं, ठीक ना, जो उससे ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में गर्म रखने में मदद करता है, ठीक ना। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है ना, बहुत ठंडा होता है, वहां पे बर्फ भी गिरते हैं, ठीक ना। तो उससे बचने के लिए पर्वतीय बकरियों के शरीर पे क्या होते हैं, घने बाल, लंबे बाल होते हैं, ठीक ना। और दूसरा लिखिएगा कि मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं, जो उसे गर्मी से बचाने में मदद करते हैं, ठीक ना, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक ना। चलिए अब इसके बाद और एक प्रश्न आपसे इसी में पूछा था कि साथ ही यह भी बताइए कि इन अंतरों के क्या कारण है, तो ठीक ना। तो कारण में आप लोग लिखिएगा, कारण में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कारण में लिखिएगा अंतर के कारण क्या है, तो पर्वतीय बकरी ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, ठीक ना। ऊंचा क्षेत्र में ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है, तो पर्वतीय बकरी को उधर ही रहना पड़ता है, इसलिए उनके शरीर पर अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके, ठीक ना। और देखिए दूसरा में लिखिएगा मैदानी, मैदानी की ये पहला अंतर का कारण हो गया, ये दूसरा लिखिएगा कि मैदानों की बकरी गर्म और समतल क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उनके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब आप लोग लिख दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए पांचवें प्रश्न में कि पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं की दो समूह बनाइए, ठीक ना। आपको दो समूह इन जंतुओं का बनाना है। सबसे पहले है गाय, तिलचट्टा, तिलचट्टा को ही कॉकरोच बोला जाता है, तिलचट्टा बोलिए फिर कॉकरोच बोलिए, कबूतर, चमगादड़, हवेल, कछुआ, मछली, टीडा, छिपकली, इन सभी जंतुओं को क्या करना है, आपको दो समूह में बांट देना है, ठीक ना। तो आप लोग कैसे बांटेंगे, इसके उत्तर में लिखना है आपको प्यारे बच्चों। इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा उत्तर लिखने के बाद, यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद लिखिएगा उड़ने वाले जंतु, और उसके बाद लिख दीजिएगा तिलचट्टा। जो आपको यहाँ पे उदाहरण दिख रहा है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले आप लोग क्या लिखेंगे, उड़ने वाले जंतु, और उसके बाद बताइए गाय उड़ती है नहीं उड़ती है, तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे उसके बाद तिलचट्टा है ना, तिलचट्टा लिख दीजिए, यानी कॉकरोच,
उड़ता है। कबूतर उड़ता है तो बिल्कुल उड़ता है। चमगादड़ उड़ता है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। हवेल उड़ती है, बिल्कुल नहीं होती है। कछुआ उड़ता है, बिल्कुल नहीं उड़ता है। छिपकली सॉरी मछली उड़ती है, नहीं उड़ती है। टीडा उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है। छिपकली नहीं उड़ती है, ठीक ना। तो इन सभी को हमने यहाँ पे लिख कर भी लाए हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। क्या लिखिएगा, चमगादड़ और टीडा, ठीक ना। और दो ऊपर आपने यहाँ पे लिख ही लिया है। दो आपने क्या लिखा है, तो तिलचाटा और कबूतर, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो नहीं उड़ता है उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे न उड़ने वाले जंतु। तो जैसे गाय, हवेल, कछुआ, मछली, छिपकली, ये सब क्या होते हैं, नहीं उड़ते हैं। तो इनको अलग क्या कर देंगे, अलग इनको लिख लेंगे, ठीक ना। और प्रश्न में तो यही बात आपसे पूछा था ना। प्रश्न में क्या पूछा था कि किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं को दो समूह में बांटे। तो दो समूह में हमने बांट दिया, उड़ने वाला, नहीं उड़ने वाला, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इस पांचवें प्रश्न को हल कर लीजिएगा। देखिए छठे में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। छठा प्रश्न को आप अपने बुक को ओपन करके देखेंगे। लिखा है कि जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं हम, आप लोग क्या करेंगे, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे रहना चाहिए चाह, चाह, ठीक ना। आपकी बुक में तो लिखा ही होगा। चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है। अब आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसके उत्तर में यहाँ पे आप लोग को क्या लिखना है, उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि वनों की कटाई का प्रभाव, मतलब जो वन कट रहे हैं ना उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है। तो लिखिएगा कि जनसंख्या बढ़ने और विभिन्न आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए वनों की कटाई होने से वायु प्रदूषण हो सकता है, ठीक ना, और हो ही रहा है, ठीक ना। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत ज्यादा वहां पे वायु प्रदूषण है, वातावरण बहुत वहां के खराब हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे पौधे उतने नहीं है, सब लोग पौधे काट कर घर बना दे रहे हैं, ठीक ना। बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे कि पौधे काट काट कर घर, सड़क, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो जाती है, ठीक ना। वर्षा कम हो सकती है, मिट्टी का कटाव होता है, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। जो लोग वन में रहते हैं जैसे शेर और बहुत सारे जंतु वन में रहते हैं, वो सब का आवास नष्ट हो जाता है तथा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक ना। और इस चुनौती से बचने का क्या है तरीका हो सकता है, क्या निदान हो सकता है। तो लिखिएगा इस चुनौती का निदान इस समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, मतलब पौधे लगाने चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई रोकनी चाहिए, वन संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, छठे प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सातवें प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा, बुक के तरफ चलना होगा, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, बुक के तरफ आपको लेकर चलते हैं। आप अपने बुक को ओपन करेंगे और सातवें प्रश्न को ध्यान देंगे, ठीक ना। सातवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए सातवें प्रश्न को पढ़िए। सातवां प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें, इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, ठीक ना। देखिए पहले फ्लो चार्ट को समझिए, उसके बाद आप लोग समझेंगे कि क और ख का उदाहरण क्या हो सकता है, ठीक ना। तो आप अपने बुक को ओपन करके अपने सामने रखेंगे, ऐसा आपको एक चार्ट दिखाई देगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको एक पौधा दिख रहा है, ठीक ना। तो पौधा के लिए लिखा गया हाँ, क्या इसमें पत्तियां है, तो हाँ। क्या इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है, तो एक तो लिखा है नहीं, और क में लिखा है कि हाँ। तो अब आपको क्या करना है कि प्रश्न में पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि क के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे और ख के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, ठीक ना। मतलब इसको एकदम साधारण बातों में हम आपको समझाए। तो सबसे पहले एक पौधा लेना है और उसमें पत्तियां होती है, हर पौधा में पत्तियां होती है, ठीक ना। और क्या इसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है, मतलब उस पत्तियां में
ऐसे एक एक मतलब उसमें सिरा होगा और उसके बाद एक ऐसे होगा, मतलब ऐसे ऐसे करके होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये जाली रूपी सिरा विन्यास हुआ, ठीक ना। और कोई पत्तियां ऐसा होता है कि मान लीजिए कि ये पत्ती है, उसमें एक एक ऐसे करते 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 मतलब सिंपल सिंपल सिराएं होती है, उसके बारे में बताना है। तो कौन कौन से उसके उदाहरण हो जाएंगे, मतलब क में आपको कौन से लिखने हैं, ख में आपको कौन से लिखने हैं, चलिए इसको हम बता देते हैं, शायद आप लोग प्रश्न को समझे होंगे। मतलब आपको एक ऐसे पौधे के नाम बताना है जिसमें पत्तियां हो और जालिका सिरा विन्यास हो, उस वो क्या हो जाएंगे, क के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे आप लोग आम के पौधा को देखेंगे, आम के पौधा को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, तो क का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि क लिए हाँ लिखा है। और साड़ी और जालिका सिरा विन्यास किसमें नहीं होता है, तो वो ख का उदाहरण हो जाएगा, जैसे गेहूं, मक्का, घास, ये सब में क्या होता है, ये सभी चीजों में जालिका रूपी शिराविन्यास नहीं होता है, ठीक ना। तो क के उदाहरण और ख के उदाहरण हम आपको यहाँ पे लिखवा देते हैं, ठीक ना। देखिए क के उदाहरण में आप लोग क्या क्या चीजें लिख लेंगे, तो क के उदाहरण में लिखिएगा कि आम। आम में क्या होता है, तो जो आम होता है ना उसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, ठीक ना। गुड़हल का भी पौधा में होता है, गुलाब में भी होता है, चना के पौधा में भी, सरसों के पौधा में भी होता है, ठीक ना। और ख में आपको उसी को लिखना है जिसमें नहीं होता है। आप देखेंगे वहां पे लिखा है नहीं और उसके बाद लिखा है ख, तो मतलब जिसमें नहीं होता है ना उसमें आपको क्या उसका नाम लिखना है। तो उन पौधों का नाम क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम आपको तो पहले ही बता दिए कि उनका पौधा का नाम हो जाएगा गेहूं, मक्का, कोई भी घास ले लीजिए, घास, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सातवें प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक ना। बाकी चलिए देखिए आठवें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। आठवें प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है, ठीक ना। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसके उत्तर में आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि राज के कथन का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण करने के लिए संजय यह पूछ सकता है कि क्या गुड़हल के पौधे का तना कठोर और काष्ठीय होता है, क्या इसमें जमीन के पास से कोई शिराएं निकलती है, क्या यह आकार में छोटा होता है, तथा क्या इसकी विशेषताएं झाड़ी वाले पौधों से मिलती है। इन प्रश्नों के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस पूरे को लिख लेंगे, ठीक ना। यहां से लेकर यहां तक, और उसके बावजूद आपको इतना दूर यहां तक। चलिए नौवें प्रश्न के लिए आपको चलना होगा फिर से बुक पे, ठीक ना। तो बुक पे हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए नौवें प्रश्न को पढ़िए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। लिखा है कि तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। जैसे समूह क में क्या दिया गया है, द्विबीजपत्री और मूसलाजड़, ठीक ना। तो उनके नाम आपको बताना है कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें द्विबीजपत्री पाया जाता है और मूसलाजड़ भी पाया जाता है, तो उसके उदाहरण यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे आम होता है, आम के पौधा को आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, मूसलाजड़ होता है, ठीक ना। एक मोटा जड़ होगा, उसी में से छोटे छोटे जड़ निकले हुए होंगे। तो आप लोग इसके उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, आम लिख सकते हैं, ठीक ना, आम लिख दीजिएगा। इसके अलावा आप मटर भी लिख सकते हैं, मटर। इसके अलावा आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप चना भी लिख सकते हैं, चना लिख दीजिए, ठीक ना। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, और आप गुड़हल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। गुड़हल आप लोग लिख लेंगे। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, हम इसको लिख कर लाए हैं, बस हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे वो आपको हम पीडीएफ दिखा देंगे, ठीक ना।
तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को लिख लेंगे। क्या क्या लिखेंगे, आम, चना, मटर, गुड़हल, ठीक ना। वैसे ही एक बीजपत्री में मतलब झकड़ा जड़ जिसका होता है तो उसमें क्या लिख सकते हैं, गेहूं, धान, मक्का, प्याज लिख सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि समूह क के पौधों में और कौन से समानताएं हैं, समूह ख के पौधों में और कौन से समानताएं हैं। तो चलिए इस पीडीएफ को हम आपको दिखा देते हैं जिससे आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क के उदाहरण में आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चना, मटर, आम, गुड़हल, जो कि हमने आपको बताया। ख में लिखेंगे गेहूं, धान, मक्का, प्याज, ठीक ना। और उसके बाद फिर से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं। जो क है ना मतलब चना है, मतलब जो आपको चना का पौधा, मटर का पौधा, आम का और गुलहर का पौधा दिखाई दे रहा है, तो क्या इसमें दो ही समानताएं हैं कि द्विबीजपत्री है और मूसलाधार है। इसके अलावे भी कोई मतलब समानताएं हैं, मतलब कोई एक जैसा चीज दिख रहा है आपको, तो बिल्कुल दिख रहा है। लिखिएगा कि समूह क द्विबीजपत्री के पौधों में आम तौर पर जालीदार सिरा विन्यास वाले पत्तियां होती है। ये भी चीज क्या है, समानता है, मतलब एक जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। इसके अलावा देखिए इसमें नौवा का सेकंड नंबर प्रश्न है, 9वां नंबर का ही यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा प्रश्न है कि समूह ख के पौधों में और क्या समानताएं हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा समूह ख यानी एक बीजपत्री के पौधों में आमतौर पर समांतर शिरा विन्यास वाली पत्तियां होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से 9वें प्रश्न को पूर्ण रूप से आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक ना। देखिए 10वां प्रश्न आप अपने बुक को ओपन करेंगे, आपके बुक में दिखेगा, आपके बुक में ये वाला प्रश्न दिखेगा, दिखाई दे रहा है ना। पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे झिल्ली युक्त पंजे, ये बतख का क्या है, बतख का ये फोटो है जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो पैर है उसमें झिल्ली युक्त पंजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसको आपको देखना है। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। यहीं पे आप अगर आप कबूतर को देखते हैं, यहाँ पे आपको साइड में कबूतर भी दिखाई दे रहा है, तो अगर आप कबूतर को देखेंगे तो इसके पंजा को देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि एकदम सीधा ऐसे 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 करके इसका पंजा है। लेकिन इसमें देखेंगे, इस बतख में देखेंगे तो इसके बीच क्या है कि ऐसे ऐसे बहुत से मतलब पतला सा चाम जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि बतख के पंजे में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, आप लोग लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसके उत्तर में लिखिएगा कि बतख के पंजों में उंगली के बीच झिल्ली होती है। जो बतख होता है ना, जो बतख होता है उसके पंजों के बीच पंजों में उंगलियों के बीच झिल्ली होती है, जबकि अन्य पक्षियों जैसे कबूतर, अन्य पक्षियों मतलब जैसे आप कबूतर को भी देख सकते हो, वहां पे बगल में फिगर भी दिखाया गया है, ठीक ना, कि पंजों में झिल्ली नहीं होती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके पानी में आसानी से तैर सकती है, ठीक ना। दो चीज आपसे पूछा गया था। सबसे पहले आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या क्या पूछा गया था। देखिए नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। तो आप देखेंगे कि बतख के पंजों में उंगलियों के बीच झिल्ली होती है, जबकि अन्य पक्षियों में जैसे कबूतर के पंजों में झिल्ली नहीं होती है। उसके बाद पूछा गया था कि बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होती। तो लिखिएगा बतख अपने इस भाग का उपयोग करके पानी में आसानी से तैर सकती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो आपका दूसरा अध्याय था, दूसरा अध्याय का नाम क्या था, सजीव जगत में विविधता, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपको बता दिया। सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न थे उनके उत्तर हम आपको बता दिए।